नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा और उसमें आज हम मिश्र बंधुओं द्वारा रचित ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इंटोजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिश्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले कितने भाई थे? ये तीन भाई। तीन भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का विकास किया। इन तीनों भाइयों के नाम क्या क्या थे ये आपको याद रखने हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, गणेश, श्याम और सुखदेव। उसके बाद बात करें कि इनकी रचना या ग्रंथ कौन सा था, तो मिश्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। कितने भाग थे इस ग्रंथ के? 4 भाग थे। प्रकाशन कब हुआ? पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में बटा हुआ है। पहले 3 भागों का प्रकाशन एक साथ हुआ और चौथे भाग का जो प्रकाशन है वो कब हुआ? 1934 में हुआ। अब बात करते हैं कि इस ग्रंथ की प्रमुख खासियत या विशेषता इसमें क्या है। देखिए, इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया। अगर इनकी वास्तविक संख्या की बात की जाए, देखिए लगभग है यहाँ पर, तो कितने थे? 4591 कवि थे, लेकिन लगभग 5000 माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे अज्ञात कवियों को भी, जिनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, उनको भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला। तीसरा, कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ उन्होंने साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला कि साहित्य के क्या क्या अंग हैं और किस कवि ने किस अंग का अधिक वर्णन किया है या किसके बारे में ज्यादा लिखा है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास भी किया है। कौन सा कवि किस श्रेणी का है, इसका इन्होंने ध्यान रखा है। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद ने ही प्राप्त किया। इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिया गया है और सामान्य कवियों की नाम केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दिए गए हैं। जो प्रमुख कवि हैं उनका विशेष तौर पर वर्णन किया गया है, उनके बारे में बहुत जानकारी दी गई है, लेकिन जो सामान्य कवि हैं, जो कोई ज्यादा प्रसिद्ध कवि नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अज्ञात कवियों को भी शामिल किया और 5000 संख्या काफी हो जाती है, तो ऐसे में उन सामान्य कवियों की केवल संक्षिप्त सूचना मात्र इस ग्रंथ में दी गई है। ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण करते हुए, ग्रियर्सन की पद्धति कौन सी थी? कालानुक्रम पद्धति। उसका इन्होंने अनुसरण किया, उसका पालन करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है, यानी काल के क्रम का इन्होंने ध्यान रखा और उसी के अनुसार इन्होंने कवियों का उल्लेख किया है। इसके साथ अगर देखें तो बहुत से मिलने वाले नए कवियों का समावेश भी उचित स्थान पर किया गया है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो ये इस ग्रंथ की खास विशेषताएं हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में कवियों को शामिल करने का प्रयास अपने ग्रंथ में किया है। उसके बाद देखें तो इन्होंने अपने ग्रंथ लेखन के लिए किन किन ग्रंथों को आधार ग्रंथ के तौर पर इस्तेमाल किया। एक तो उन कवियों के स्वरचित ग्रंथ जो उन्होंने, जिनके बारे में इन्होंने खोज की और उनके खुद के ग्रंथ थे। दूसरा, शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख इन्होंने शामिल किए। मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच और किंवदंतियां, यानी जो उन्होंने खुद जांच की थी और आसपास जो किंवदंतियां प्रचलित थी उनको आधार बनाया। और कोशी नागरी प्रचारणी सभा की, काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट को भी इन्होंने शामिल किया है। तो ये आधार ग्रंथ है जो इन्होंने शामिल किए। इसके साथ यहाँ पर आप इसे यहाँ से कर लें कि नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट को इन्होंने शामिल किया है। उसके बाद अगर हम देखें काल विभाजन, मिश्र बंधुओं ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा है? तो 8 कालखंडों में विभाजित किया है।
यह काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा ज्यादा विकसित है, प्रौढ़ है। जो ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था उससे ज्यादा विकसित है या ज्यादा प्रौढ़ है। परंतु दो प्रमुख कारणों से इस काल विभाजन को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता, और वो क्या है कि एक तो इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल का भी समावेश इन्होंने कर लिया। हम यहाँ हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपभ्रंश काल के साहित्य को भी इसमें शामिल किया है। दूसरा, कालों के जो नामकरण है उनकी पद्धति भी एक जैसी इन्होंने नहीं रखी, इसीलिए ये ज्यादा स्वीकार्य नहीं है। तो इनका जो काल विभाजन है वो स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे इनके जो अगर 8 कालखंडों की बात करें तो जैसे सबसे पहले आरंभिक काल है। आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। उसके बाद माध्यमिक काल है, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। ऊपर ये उत्तर माध्यमिक, उत्तर आरंभिक बात करते हैं, नीचे ये प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभाजन करते हैं। उसके बाद आ जाता है अलंकृत काल। अलंकृत काल को इन्होंने फिर 2 भागों में बांट दिया, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। उसके बाद परिवर्तन काल, जो कि 1890 विक्रम संवत से इन्होंने स्वीकार किया है, और उसके बाद वर्तमान काल में विभाजन किया है, जिसका समय इन्होंने 1926 विक्रम संवत से स्वीकार किया है। ये मैंने यहाँ इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये स्वीकार्य काल विभाजन नहीं है, बहुत सारे विद्वान इससे सहमत नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न आने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मिश्र बंधु विनोद है उसकी ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।